अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। हम लोग देखेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं और किस तरह से उनको जो है वो प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कैपिटल बजटिंग टेक्निक बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट विद द फर्म गोल ऑफ ऑनर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को में इन्वेस्ट करने से पहले उसको इवेल्युएट किया जाता है कि ये प्रॉपरली वेल्थ मैक्सिमाइज होगी इन फ्यूचर ऑनर्स के लिए या नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स हुज कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर। और इसके साथ साथ एक पूरा प्रोसेस है जिसको इवेल्युएशन का इवेल्युएट किया जाता है किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले कोई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट कर रही है मोर देन 1 ईयर जो है वो कैश फ्लोज जनरेट कर रही है जितना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स में इसके टू टाइप्स आ जाती हैं। एक जो है वो हमारे पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर और अदर वन जो होती है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? Capital expenditure are the funds used by a company to acquire, upgrade and maintain physical assets such as property, plant, building, technology और equipment। कोई भी कंपनी जो होती है किसी भी फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए, कोई फिजिकल एसेट है उसको परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल आउटले इज मेड बाय कंपनीज टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ देयर ऑपरेशंस और एड सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द ऑपरेशंस। ये इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है किसी भी एसेट में? अपनी कंपनी जो होती है वो किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट इसलिए करती है ताकि वो अपने जो है वो ऑपरेशंस को इंक्रीज़ कर सके, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस कर सके, इंक्रीज़ कर सके। एंड आउटले ऑफ फंड्स बाय द फर्म दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेटर देन 1 ईयर। और वो इन्वेस्टमेंट जो उस एसेट में की जाती है उससे यही एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो मोर देन 1 ईयर या ग्रेटर देन 1 ईयर जो है वो कैश फ्लोज जनरेट करे और बेनिफिट्स जनरेट करे। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं आर बेसिकली आर अ शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस यूज्ड इन द करंट पीरियड और टिपिकली विद इन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड द एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू मीट द ऑनगोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस एंड थस आर एसेंशियली द सेम एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बेसिकली सेम ही होते हैं और डेली बेसिस के ऊपर जो ऑपरेशंस रन हो रहे होते हैं बिजनेस में उनको रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनको बेसिकली बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट आ जाते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट होते हैं। नंबर 1 इज़ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट एंड नंबर सेकेंड इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जो होते हैं प्रोजेक्ट्स हुज कैश फ्लोज आर अनरिलेटेड और इंडिपेंडेंट ऑफ वन एंड अदर। द एक्सेप्टेंस ऑफ वन डज नॉट एलिमिनेट द अदर फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन। दोनों प्रोजेक्ट, अगर 2 प्रोजेक्ट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होते हैं, एक के कैश फ्लोज जो होते हैं दूसरे के कैश फ्लोज के ऊपर या दूसरे को फर्दर कंसिडरेशन से जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी एक का दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट जो होते हैं प्रोजेक्ट दैट कम्पीट विद वन एंड अदर सो दैट द एक्सेप्टेंस ऑफ वन एलिमिनेट द अदर फ्रॉम फर्दर कंसिडरेशन। कि अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं प्रोजेक्ट, अगर हम एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट को तो हम लोग को जो है वो दूसरे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे और मॉडर्न मेथड देखेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसको हम लोग पे बैक पीरियड मेथड बोलते हैं और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। और नंबर सेकंड पे हमारे पास मॉडर्न मेथड है। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? हमारे पास फर्स्ट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड आ जाता है, फिर आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, थर्ड पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आ जाता है, टर्मिनल वैल्यू मेथड आ जाता है एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड आ जाता है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पे बैक पीरियड मेथड। हमारे पास पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है? हमारा जो है वो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है। पे बैक पीरियड मेथड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बेसिकली पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको इवेल्युएट किया जाता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में पे बैक हो जाएगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते वक्त पहले इवेल्युएट करती है
कि अगर किसी प्रोजेक्ट में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश फ्लोज जनरेट कर रही है कोई वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश फ्लोज जनरेट कर रही है एवरी ईयर, तो कितने सालों में उनकी जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, पे बैक हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, अ फर्म इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड इन knowing the amount of time required to recover its investment. It is based on the concept of cash flow and non discounting technique. ये बेसिकली एक नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती है, कैश फ्लो कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और यही इंटरेस्ट होता है हर फर्म का कि वो अपना जो है वो रिकवर कितने टाइम पीरियड में उनका जो है वो अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट जो है वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगी। पे बैक पीरियड मेथड की डेफिनेशन देखते हैं। द पे बैक पीरियड आल्सो कॉल्ड पे ऑफ period is defined as the period required to recover the original investment outlay through the accumulated net cash flow earned by the project. It is important to note that the cash flows of a project are used to calculate the payback. कि हम लोग किसी भी को एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उस इन्वेस्टमेंट से जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं उनको यूज़ किया जाता है हमारा जो है वो पे बैक पीरियड फाइंड आउट करने के लिए कि कितने टाइम पीरियड में हमारी जो इन्वेस्टमेंट पे बैक हो जाएगी। इसका फॉर्मूला देखते हैं। पे बैक पीरियड जो होता है बेसिकली इज इक्वल टू होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय पीरियोडिक कैश फ्लोज, के इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी और हमारे पीरियोडिक कैश फ्लोज कितने जनरेट हो रहे हैं उसको देखा जाता है। हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। केस नंबर 1 जो है, इफ़ द कैश फ्लोज आर सेम, अगर कैश फ्लोज हमारे जो हैं वो सेम आ रहे हैं एवरी ईयर तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। और अगर फिर नेक्स्ट केस देखेंगे, अगर कैश फ्लोज डिफरेंट आ रहे हैं तो हम लोग उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अ कंपनी इन्वेस्ट $3 लाख इन अ न्यू प्रोडक्शन लाइन एंड द प्रोडक्शन लाइन देन प्रोड्यूस पॉजिटिव कैश फ्लो ऑफ $1 लाख पर ईयर, देन द पे बैक पीरियड इज़ 3 ईयर। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 3 लाख है, ठीक हो गया, और हमें जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं एवरी ईयर वो 1 लाख हो रहे हैं, तो 3 लाख को 1 लाख से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो पे बैक पीरियड आता है वो आता है 3 ईयर बेसिकली। सेकेंड हम लोग देखते हैं, द डेल्टा कंपनी इज़ प्लानिंग टू परचेज अ मशीन नोइंग द मशीन एक्स एंड मशीन एक्स वुड कॉस्ट 25,000। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 है एंड वुड हैव टू अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years with zero salvage value. The expected annual cash inflow of the machine is $10,000. एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज जो हो रहे हैं वो $10,000 है। तो इसका पे बैक पीरियड मेथड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास $25,000 जो है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और $10,000 जो है हमारा कैश फ्लोज है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पे बैक पीरियड यानी कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जो रिकवरी है वो 2.5 ईयर्स में हो जाती है इसकी कैलकुलेशन से। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस में ये है कि अगर हमारे पास कैश फ्लोज डिफरेंट आ रहे हों, जिस तरह से ये शो किए गए हैं कि ईयर 1 में जो है वो 70,000 है, सेकंड ईयर में 60,000 है, फिर थर्ड ईयर में 55,000 है, देन फोर्थ ईयर में 40,000 है, 5 और 6 ईयर में 30,000 25,000 है। एवरी ईयर जो है वो हमारे कैश फ्लोज की अमाउंट जो है वो डिफरेंट आ रही है। तो फिर किस तरह से जो है वो हम लोग पे बैक पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। An investment of 2 lakh is expected to generate the following cash flow in 6 years. हमारे पास जो है वो ये कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 2 लाख है। तो 2 लाख जो है वो कितने टाइम पीरियड में हमारे पास रिकवर हो जाएगी। हम लोग देखेंगे कि हमारे फर्स्ट ईयर में 70,000 मिल रहे हैं हम लोगों को, सेकेंड ईयर में हम लोगों को जो है वो 60,000 अमाउंट मिल रही है और थर्ड ईयर में हम लोगों को 55,000 अमाउंट मिल रही है। इन तीनों अमाउंट को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल जो आ जाता है वो आ जाता है 1,85,000। जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है 2 लाख। हम लोग को 2 लाख रिक्वायर है कि 2 लाख में कितना आ जाता है। अगर हम लोग 4 ईयर के कैश फ्लो को इसमें ऐड करते हैं जो कि 40,000 है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो 2,25,000 बन जाती है, जो कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अबव हो जाती है। तो हम लोगों को टोटल 2 लाख चाहिए, तो हम लोग थर्ड ईयर के कैश फ्लो को 3 ईयर्स के कैश फ्लो को जो है वो ऐड करेंगे 1,85,000, उसको 2 लाख जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 15,000। अब 15,000 को जो है ये देखें पे बैक पीरियड में जो है वो थर्ड ईयर 3 ईयर्स की कैश फ्लोज प्लस 15,000 जो कि रिमेनिंग अमाउंट है 2 लाख की, उसमें उसको डिवाइड करेंगे हम लोग फोर्थ ईयर के कैश फ्लो के से जो कि 40,000 है, जो यहाँ पर टेबल में शो हो रहा है। 40,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 0.375। इसको हम लोग 3 ईयर में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो ईयर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 3.375 ईयर्स।
अच्छा जी, फिर हम लोग इसको देखेंगे कि हमारा जो है वो नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव्स। अगर हम लोगों ने कंपेयर करना हो, द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो है वांट्स टू रिड्यूस इट्स लेबर कॉस्ट बाय इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन। Two types of machines are available in the market, machine X and Y, and their cost, machine X cost is 18,000 whereas machine Y would cost 15,000. Both the machines can reduce annual labor cost by $3,000. तो इनका हम लोग को डिसीजन मेकिंग करनी है कि दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना जो है वो बेटर है, किसका जो है वो पे बैक पीरियड जो है वो कम है। हमारा हम लोग दोनों का पे बैक पीरियड फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट का जो है वो इनिशियल कॉस्ट जो थी वो 18,000 थी और उसके जो कैश फ्लो थे वो थे 3,000, ठीक है। और सेकंड के जो है वो हमारे पास 15,000 थी और उसकी कॉस्ट जो थी वो 3,000 थी। दोनों की कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो दी हुई है उन्होंने वो 3,000 दी हुई है और हमारे पास जो है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो दोनों की डिफरेंट है। फर्स्ट वन की जो है वो 18,000 है और सेकंड वाली की 15,000 है। तो इनका पे बैक पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो मशीन एक्स का जो पे बैक पीरियड है वो 6 ईयर है और मशीन वाई का जो है वो पे बैक पीरियड 5 ईयर है। तो हम लोगों को सेकंड वन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए कि हमारा पे बैक पीरियड जो है वो 5 ईयर है और जल्द ही हमारा जो है वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर कर रहा है। 5 ईयर हमारा सेकंड वाई मशीन जो है, सेकंड जो है हमारा प्रोजेक्ट हो गया या हमारी सेकंड मशीन जो होगी वो 5 ईयर में रिकवरी कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं कि डिसीजन क्राइटेरिया किस बेस पे होता है। If there is only one project in consideration, it would be selected only if it has a payback period as per management expectations. अगर तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और उसको इवेल्युएट करना है तो जितनी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस होंगी अगर तो उतनी ही टाइम पीरियड आ जाता है हमारा पे बैक पीरियड का, तब तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देंगे। और इन केस ऑफ मोर देन वन प्रोजेक्ट, अ प्रोजेक्ट विद लोअर पे बैक पीरियड शुड बी सिलेक्टेड। अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं तो जो लोअर पे बैक पीरियड होगा जिसका, उसको सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस उसमें देखा एग्जांपल में कि हम लोग मशीन वाई को चूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसका पे बैक पीरियड जो है वो 5 ईयर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्स ऑफ पे बैक पीरियड मेथड। मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या है इसके। फर्स्ट जो मेरिट्स हैं इसके, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ईजिली कैलकुलेट हो जाता है, सिंपली अंडरस्टैंडेबल है। If it is useful in case of those industries where there is a lot of uncertainty and instability because it lays emphasis on the speedy recovery of investment. बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में अनसर्टेनिटी है या इंस्टेबिलिटी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडी रिकवरी को जो है वो प्रेफर करते हैं कि कितना टाइम इस चीज़ पे उनका फोकस होता है कि कितने टाइम पीरियड में उनका जो है इन्वेस्टमेंट पे बैक हो जाएगी, उनके लिए बेनिफिशियल है। Many firms want to recover their investment as quickly as possible. This method is more appropriate for them to know how quickly they could get their investment back. तो फर्म जो होते हैं वो ज़्यादा बहुत सारी फर्म जो होती हैं इसी चीज़ पे फोकस कर रही होती है कि कितना टाइम जो है वो रिक्वायर है, कितनी जल्दी जो है उनकी इन्वेस्टमेंट पे बैक हो जाएगी। इट मैयर्स लिक्विडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी मैयर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके डिमेरिट्स क्या हैं। डिमेरिट्स ऑफ अ पे बैक पीरियड मेथड, दिस मेथड निगलेक्ट कैश फ्लो अकरिंग आफ्टर द पे बैक पीरियड. This method does not consider the amount of profit earned after the recovery of the cost of investment. Some projects may have higher cash inflows after the payback period method. ये जस्ट जो है वो सारे कैश फ्लोज को निगलेक्ट कर रहा होता है। पे बैक पीरियड मेथड जो है सबको कंसिडर नहीं करता है, सिर्फ उतने ईयर्स के कैश फ्लोज को कंसिडर करता है जहाँ तक उनका पे बैक पीरियड जो होता है वो रिकवर हो जाता है, उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाती है। ये इसका ड्रॉबैक है। सेकंड पे इसका ड्रॉबैक है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो कंसिडर नहीं करता। उसके साथ प्रोजेक्ट के साथ रिस्क कितना जो है वो एसोसिएटेड रिस्क कितना है उसको जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। और साथ में जो है वो इंटरेस्ट फैक्टर को भी इग्नोर कर रहा होता है, विच इज़ कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट टेकिंग साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि इंटरेस्ट फैक्टर जो होता है वो किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पे बैक पीरियड मेथड जो है वो उसको भी निगलेक्ट कर रहा होता है। ये था हमारा जो है वो आज का टॉपिक, जो हम लोगों की फर्स्ट टेक्निक हम लोगों ने डिस्कस की कि पे बैक पीरियड मेथड को किस तरह से यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सेकंड टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू है हमारा, नेट प्रेजेंट वैल्यू को किस तरह से यूज़ करेंगे हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।